रेखा से रहा नहीं जाता और उसने फिर से अमित तक पहुंचने की कोशिश की। फिर एक दिन जब अमित शूट करने के लिए कार में बैठकर जा रहा होता है, तभी रेखा उसकी गाड़ी के पीछे भागने लगती है। रुक जाओ अमित, अमित। रेखा रेखा को ऐसे देखकर अब अमित हैरान रह जाता है। रेखा, ये तुम क्या कर रही हो? इस तरह मेरी गाड़ी के पीछे भागते हुए अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसका कोई अंदाजा भी है क्या तुम्हें? तुम्हें अब भी इन सब की पड़ी है अमित। तुमने मुझे भेजी हुई चिट्ठी में क्या लिखा? क्यों मुझसे अलग हो रहे हो? अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे इस तरह मत छोड़ो अमित, मत छोड़ो। नहीं रेखा, हम दोनों का ये रिश्ता हमें एक दिन बर्बाद करके रख देगा। और कब तक हम यूं तकलीफ में जीते रहेंगे? और कब तक तुम मेरे इंतजार में रोती रहोगी? और कब तक दुनिया से बचकर हम मिलते रहेंगे? ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा और इस सिलसिले का अंजाम केवल दर्द और बर्बादी है। तुम्हारे प्यार के लिए मुझे वो भी मंजूर है अमित। प्लीज मेरे पास ही रहो। मैं तुम्हें ये तो नहीं कह रही ना कि अपने परिवार को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। अपनी जिंदगी के अहम लोगों की लिस्ट में मुझे चाहो तो आखिरी दर्जा ही क्यों ना दे दो, लेकिन इस लिस्ट से मत निकालो अमित। तुम्हें मुझसे ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है रेखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। तुम और मैं हमेशा एक दूसरों की यादों में रहेंगे, लेकिन साथ में नहीं रह पाएंगे। आज के बाद मेरा इंतजार मत करना। खुश रहो और प्लीज रेखा, अपने जीवन में आगे बढ़ो और मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे भी ये सब करते हुए अपने दिल पर पत्थर रखना ही होगा। नहीं अमित, प्लीज मत जाओ ना, हम सब ठीक कर लेंगे। रुक जाओ अमित। अमित वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद रेखा की जिंदगी में हर तरफ अंधेरा छा जाता है। वो एक चलती फिरती लाश बन जाती है। मेरी बच्ची, काश ये समझ पाती कि सच्ची मोहब्बत कभी पूरी नहीं हो पाती। रेखा बेटा, कुछ तो खा ले। अमित तो अब तेरी जिंदगी से जा चुका है। उसने अपनी इज्जत और अपने परिवार को ही चुना। अब रो मत उसके लिए बेटा। अमित कहीं नहीं गया है, वो हमेशा मेरी यादों में, मेरे दिल में रहेगा। कहने के लिए हम दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन ये रेखा अपनी अमित को अपने मन से अलग कभी नहीं होने देगी। फिर 2 साल बाद कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमित को बहुत चोट आती है और वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है। और जब ये खबर रेखा तक पहुंचती है, तभी क्या अमित की जान खतरे में है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसके पास जाना होगा। नहीं रेखा, ऐसे हालातों में खुद पर काबू रखो। नहीं अम्मा, आप मुझे नहीं रोक सकती। अरे वहाँ अमित को क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया है। उसके बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। और आप यहाँ पर मुझे काबू रखने के लिए बोल रही हो। लेकिन तेरे वहाँ जाने से क्या हो जाएगा? उसका पूरा परिवार मौजूद होगा हॉस्पिटल में, प्रेस वाले भी होंगे। देख बेटी, अमित भी कभी नहीं चाहेगा कि तुम दोनों के प्यार का ये राज इस तरह सामने आए। और आज अगर तू हॉस्पिटल चली गई तो ये साफ हो जाएगा कि वाकई में तुम दोनों के बीच में प्यार है। जो होना है हो जाए अम्मा, लेकिन मुझे वहां पहुंचना ही होगा। रेखा अपने होश में नहीं होती, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है, तभी पीछे के गेट पर तेजी खड़ी होती है और वो रेखा को देखकर उसे रोक लेती है। रुक जा रेखा, क्यों आई है तू यहाँ पर? तेजी आंटी, अमित और मैं अच्छे दोस्त हैं और वो जया के पति भी है। उनके साथ अब ऐसा हुआ, ये जानकर मुझे बड़ी हैरानी हुई, इसलिए मैं यहाँ पर उन्हें देखने आई हूँ। मैं सब जानती हूँ कि तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त हो, और तुम यहाँ पर क्यों आई हो? चुपचाप चली जाओ यहाँ से। हम सब पहले ही बहुत परेशान हैं, ऊपर से तुम और परेशानी मत दो। लेकिन आंटी, बस एक बार,
एक बार देखने दीजिए ना मुझे उसे, मैं उसके बाद चली जाऊंगी। पक्का आंटी, लेकिन बस एक बार देखने दीजिए। अरे इतना कलेश उसकी जिंदगी में किया, उसमें कोई कमी रह गई क्या? तेरे आने से पहले हमारा पूरा परिवार सुखी था, लेकिन जब से तू मेरे अमित की जिंदगी में आई है तब से सब कुछ बदल गया है। मनहूस कहीं की, चली जाए यहाँ से। रेखा की आंखों में अब आंसुओं की धारा बहने लगती है और उसे अमित से कोई मिलने ही नहीं देता। लेकिन वो अमित से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए वो उसके लिए व्रत धारण करती है और एक महाहवन भी रखवाती है। पंडित जी, ये महाहवन मैंने अमित की सलामती के लिए रखा है, वो ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ रेखा बिटिया, इस महाहवन से हर वो मुश्किल टल जाती है जो नामुमकिन लगती है। शुक्रिया पंडित जी, आपने मेरा हमेशा साथ दिया है और मेरे और अमित के रिश्ते के बारे में भी आपने कभी किसी को नहीं बताया। ऐसे ही 4 से 5 दिन बीत जाते हैं और उसके बाद अमित को होश आ जाता है और तब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और ये जानकर रेखा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अमित ठीक हो गया अम्मा, अमित ठीक हो गया। हाँ बेटा, वो इसके साथ तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बावरी है उसके प्यार में। ना जाने वो प्यार मेरी बेटी को कब मिलेगा जिसकी वो हकदार है। साल यूं ही बीतते जाते हैं और रेखा अपनी फिल्म करियर में बहुत आगे चली जाती है और वो मुंबई के बांद्रा के इलाके में अपने लिए एक बहुत ही बड़ा बंगला खरीद लेती है। ये लो अम्मा, इस बंगले का नाम मैंने आपके नाम से रखा है, पुष्पावली, इसीलिए इसके दरवाजे आप ही खोलो। हाँ बेटा, मुझे तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। टूटे हुए दिल के टुकड़ों को समेटकर तूने अपने आप को फिर से मजबूत बनाया और जीवन में तरक्की की। बहुत खूब बेटा। शुक्रिया अम्मा। अखबार में आ रही रेखा की उन्नति की खबरों के बारे में पढ़कर अमित को भी रेखा पर बहुत गर्व होने लगता है। मुझे पता था रेखा कि मेरे जाने के बाद तुम टूटोगी, लेकिन बिखरोगी नहीं। तुम फिर से खड़ी होकर हिम्मत बांधोगी और आज तुम्हें इतनी ऊंचाई पे देखकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। लव यू रेखा, मैं हर रोज तुम्हें याद करता हूँ। उतने में वहां पर जया आ जाती है और उसे देखकर अमित घबरा जाता है। कहीं जया ने मेरी बातें तो नहीं सुनी होगी ना? क्या हुआ अमित, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ जया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो बस अभी अभी कसरत की है ना, इसीलिए पसीने छूट रहे हैं। ओह अच्छा, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। ठीक है जया। समय के साथ साथ अब पुष्पावली की तबीयत भी खराब ही रहने लगती है और वो ज्यादातर बिस्तर पर ही रहती है। उस दौरान रेखा की जिंदगी में फरजाना नाम की एक शख्सियत आती है। तुम्हारा ये लुक मुझे बहुत पसंद आया फरजाना, तुम एक बहुत अच्छी सेक्रेटरी हो। 1 महीने पहले ही तुमने मेरे साथ काम करना शुरू किया है और मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। शुक्रिया मैम, अब से तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी सेक्रेटरी हो, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि मेरी बहन ही हो और ये घर भी तुम्हारा है। मैं जानती हूँ तुम्हारे अम्मी अब्बू के जाने के बाद अब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, इसलिए अब से तुम मेरा परिवार हो। आप जैसा दिल किसी का नहीं है, इसीलिए तो आप रेखा हो। फरजाना आज तक रेखा की सेक्रेटरी है। रेखा तक पहुंचने के लिए हर किसी को पहले फरजाना की इजाजत लेनी पड़ती है और रेखा के सारे राज फरजाना ही जानती है। फिर 1990 की शुरुआती दौर में रेखा की सहेली ने उसे एक बिजनेसमैन से मिलवाया जिसका नाम मुकेश अग्रवाल होता है। हाय रेखा, नाइस टू मीट यू। हेलो मुकेश, नाइस टू मीट यू टू। हर कोई आपको यही कहता होगा, लेकिन सच में मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच मुकेश। अब मुकेश और रेखा के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और रेखा अक्सर मुकेश से मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली जाती, तो कभी कभी वो दिल्ली से मुंबई आता। फिर एक दिन
रेखा, मैं तुमसे अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। आई लव यू रेखा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? मैं जानता हूँ रेखा कि ये सब काफी ऑकवर्ड सा है, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। देखो, तुम अपना समय ले सकती हो। मुकेश की बातें सुनकर रेखा अब चौंक जाती है। मैम, आपको मुकेश सर से शादी कर लेनी चाहिए। हो जाइए ना अब सेटल। हाँ बेटा, कब तक यूं ही अकेली रहेगी? अब बसा लेना अपना घर। मुकेश से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी आंखों में तेरे लिए बहुत प्यार दिखता है मुझे, और वो तुझे हमेशा खुश रखेगा बेटा। पर अम्मा, मैं आज भी अमित की ही हूँ, तो कैसे बढ़ जाऊँ अपनी जिंदगी में आगे? वो सब मुझे नहीं पता बेटा। मेरे मरने से पहले मुझे तुझे खुश देखना है, अपने नवासों के साथ वक्त बिताना है। अपनी अम्मा को ये सुख दे दे बेटा। अम्मा, मैं जानती हूँ बेटा, तुझे भी मुकेश अच्छा लगता है। अमित को अपनी जिंदगी से तू कभी नहीं मिटा पाएगी, लेकिन जिंदगी भर ऐसे रहना तो सही नहीं है ना बेटा। परिवार वालों की बातें सुनकर रेखा जल्दबाजी में शादी करने का फैसला ले लेती है। क्या? रेखा ने शादी कर ली? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन जो भी हो, वो जहां भी रहे, जिस किसी के भी साथ रहे, बस खुश रहे, और यही मेरी तमन्ना है। रेखा और मुकेश को साथ में देखकर अमित को बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी रेखा की मुस्कान देखकर वो खुश होता है। पर अचानक से शादी के बाद मुकेश और रेखा के बीच में काफी ज्यादा अनबन होने लगती है। मुकेश, तुम बस मुझे अपने दोस्तों से ही मिलवाते रहते हो कि ये देखो मेरी सुपरस्टार वाइफ, ये देखो कितना खुशनसीब हूँ मैं। अरे मुझे भी कभी वक्त दिया करो। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमने बस मुझसे दिखावे के लिए शादी की है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो रेखा? ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम मुझे आज कितना सुना रही हो, मैं भी तुम्हें सुना सकता हूँ। मुझसे शादी करने के बाद भी आज तक तुम उस अमिताभ की यादों में खोई रहती हो। देर रात तक उसकी तस्वीरें देखती रहती हो। ये सब क्या है? ये सब क्या है मतलब? एक वक्त था जब वो मेरे लिए बहुत खास था, लेकिन अब मैंने अपने आप को एक और मौका दिया है। तुम्हारे साथ शादी की है, लेकिन पुराने घाव भरने के लिए कुछ समय तो लगेगा ना। रेखा से शादी करने से पहले मुकेश एक डिप्रेशन पेशेंट था, और वो उसकी गोलियां भी खाता था। उन दोनों के बीच में मतभेद इतने बड़े कि उन्होंने तलाक का फैसला लिया, और वो दोनों अलग ही रहने लगे। लेकिन उसके 1 साल बाद मुकेश सर ने फांसी ले ली मैम, वो भी आपके दुपट्टे से। और मरने से पहले चिट्ठी में लिखा है कि मेरी मौत का दोष किसी को भी ना दिया जाए। क्या? ये सुनकर रेखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर किसी ने रेखा को ही मुकेश की आत्महत्या की वजह घोषित कर दिया, लेकिन आत्महत्या के 6 महीने पहले से ही रेखा और वो दोनों अलग रहते थे, और मुकेश ने फांसी भी ले ली तो किसी और वजह के चलते। दुनिया चाहे लाख बुराई करे, तुझे कितना भी कोस ले, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी बेगुनाह है। मुकेश ने तेरे कारण फांसी नहीं ली है बेटी। अम्मा, पूरी दुनिया ने रेखा को ही विलन समझ लिया, और इस हादसे के बाद रेखा बहुत बुरी तरह टूट गई। लेकिन सालों बाद 1998 में एक इंटरव्यू आया, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। तो बताइए जया जी, क्या अमित जी रोमांटिक है? नहीं, शायद मेरे साथ नहीं। वैसे अमित जी, अगर आप जया जी को रेट करना चाहेंगे तो कितनी रेटिंग दोगे? रेटिंग? ओके, 7। शुक्रिया अमित, बहुत अच्छी रेटिंग दी है आपने मुझे। यू नो व्हाट सिमी, अमित की सबसे पहली प्रायोरिटी उसके माता पिता है, फिर बच्चे, उसके बाद मैं हूँ। वो नहीं, बच्चों के बाद प्रोफेशन, उसके बाद मैं, या फिर प्रोफेशन के बाद कोई और हो, उसके बाद मेरी जगह होगी। क्यों अमित, ये तुम क्या कह रही हो जया? वेल, चाहे कुछ भी हो, मुझे सब मंजूर है।
आखिर में ये एक अच्छे पिता और बेटे हैं, वही मेरे लिए बहुत है। ये इंटरव्यू देखकर रेखा समझ चुकी थी कि अमित और जया के रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा है। ये तो होना ही था। उन दोनों को देखकर साफ साफ समझ आ रहा है कि इन दोनों के बीच में तो बस नाम का ही रिश्ता रह गया है। काश हम वक्त में पीछे जाकर सब कुछ फिर से ठीक कर पाते। काश तुम मुझे तुम्हारी शादी के बहुत पहले मिल जाते, तो आज सब कुछ ठीक होता। फिर 2002 में जब अमित ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया, उस रात वो छत पर जाकर चांद तारों को देखने लगा। आज 11 अक्टूबर है। हर साल की तरह 10 अक्टूबर को तुम्हारा जन्मदिन आता है और अगले ही दिन 11 तारीख को मेरा जन्मदिन। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा कल का दिन बहुत अच्छा गया होगा। मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी है। तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी है। कहने को बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है, मगर किससे कहे हो? कब तक यूं ही खामोश रहे और सहे हो? दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दे, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दे। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दे, हाँ हमको मोहब्बत है। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी है। आज तक अमित ने जो भी फैसले लिए बिल्कुल सही लिए। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर मैं और वो, हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये मीरा अपने कृष्णा की थी और हमेशा रहेगी, और इस मोहब्बत का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत की दास्तान अधूरी होकर भी पूरी है। क्या? बकवास बंद करो प्रेरणा। जो मुंह में आए बके जा रही हो तुम। अरे मैं भला ये सब क्यों करूंगी? माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई मिलावट नहीं की है। झूठ मत बोलो आद्या। यहाँ पर सब तुम्हें अच्छे से जानते हैं कि तुम कैसी हो। तुमने प्रेरणा को गलत साबित करने के लिए ही ये सारी चालें चली है। आखिर तुम इतना कैसे गिर सकती हो? हाँ आद्या, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि सौतन तो सौतन ही होती है। ठीक है, अगर तुम दोनों को मैं गलत लग रही हूँ तो मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी। जा रही हूँ मैं यहाँ से। आद्या घर छोड़कर जा ही रही होती है कि तभी उसे मालिनी रोक लेती है। तू कहीं नहीं जाएगी आद्या। अरे ये इसकी सौतन है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों इसे कुछ भी कहो। प्रेरणा अच्छा खाना बनाती है, लेकिन उससे भी गलतियां हो सकती है। तो ये अपनी गलती मानने की जगह पर आद्या के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही है? आखिर ये इसके पीछे क्यों पड़ी है? पर माँ जी। चुप, एकदम चुप। तू खुद को ज्यादा होशियार मत समझ और अपनी गलती को स्वीकार कर कि तूने जाने अनजाने में पीसी हुई चीनी को नमक समझकर खिचड़ी में मिला दिया। अरे माँ, आप आ जाकर प्रेरणा को ही क्यों डांटती रहती हो? आप शायद भूल गई हो कि आद्या कैसी है और इसने आपके साथ कितनी बदतमीजी की है। कुछ नहीं भूली मैं, लेकिन ये बदतमीज है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ भी करेगी, और इसे अगर प्रेरणा और तुझे अलग ही करना होता तो ये पहले ही कर चुकी होती। इस तरह से मालिनी प्रेरणा और जतिन को चुप कराती है और आद्या फिर से वहीं पर रहने लगती है। फिर एक दिन जब प्रेरणा बाहर गई होती है, तभी आद्या जतिन के पास आती है। ये लो जतिन, तुम्हारे लिए नई ऑफिस बैग लाई है मैंने, और ये घड़ी भी। अच्छी लगी तुम्हें? मैंने ये सब अपने सेविंग के पैसों से लाया है। शुक्रिया आद्या, लेकिन मैं इसे नहीं अपना पाऊंगा। प्रेरणा ने मेरे लिए पहले ही ऑफिस बैग लाई है और मेरे पास तो पहले से ही 2-2 घड़ियां हैं, तो मुझे घड़ी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जतिन, देखो आद्या, जिस दुकान से लाई हो वहीं पर वापस कर दो इसे, और उन्हीं पैसों से अपने लिए कुछ खरीद लो। ठीक है जतिन। आद्या निराश होकर वापस चली जाती है। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं जतिन को वापस अपना बनाकर ही रहूंगी।
और वो दिन जरूर आएगा जब जतिन फिर से मेरा हो जाएगा। फिर एक दिन आद्या जतिन के लिए उसकी पसंदीदा मिठाई लाती है, लेकिन इस बार भी वो चिढ़ जाता है। बस करो आद्या, और ये सब बंद करो। अरे जब हमने तुम्हें मौका दिया था तब तो तुमने अपने आप को साबित नहीं किया, और अब जब मैं प्रेरणा के साथ खुश हूँ तब तुम मेरे पास आने की कोशिश क्यों कर रही हो? अरे नहीं जतिन, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ सुनना नहीं है आद्या। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं रहा, इसलिए मेरे कमरे से बाहर चली जाओ, और मेरे लिए कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहां पर प्रेरणा आती है। अरे आद्या, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ प्रेरणा, सब ठीक है। आद्या फिर से उदास होकर वहां से चली जाती है। फिर एक दिन जब आद्या और प्रेरणा दोनों रसोई में होती है, तभी अचानक से सिलेंडर लीक होने के कारण पूरे रसोई में आग लग जाती है। हाँ, बचाओ जतिन, माँ जी, जतिन, बचाओ। उन दोनों की आवाज सुनकर जतिन भागते हुए वहां पर पहुंच जाता है। प्रेरणा, आद्या। फिर जतिन बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान हथेली पर रखते हुए आग में कूद पड़ता है, और वो पहले प्रेरणा को और उसके बाद में आद्या को बचाता है। और कुछ ही देर बाद वहां पर फायर ब्रिगेड टीम आती है और वो सारी आग बुझाकर चली जाती है। अच्छा हुआ जो जल्दी से फायर ब्रिगेड वाले लोग भी आए और उन्होंने आग बुझा दी, वरना अगर आग फैल जाती तो पूरा घर भी जल जाता। आद्या, प्रेरणा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ माँ जी। अगर जतिन आज सही समय पर नहीं बचा था तो ना जाने क्या हो जाता। शुक्रिया जतिन। हाँ जतिन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा से थोड़ा ध्यान रखा करो। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत हो और तुम दोनों को कोई चोट भी नहीं आई है। फिर उस हादसे के बाद से जतिन प्रेरणा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, लेकिन आद्या अपने कमरे में अकेली ही रहती है। जतिन पूरी तरह प्रेरणा का ही हो चुका है। उसने आग लगने के बाद भी सबसे पहले प्रेरणा को ही बचाया और मुझे बाद में बचाया। फिर अगले दिन आद्या को देखने के लिए उसकी माँ आती है। आद्या बेटी, तुझे अब ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही ना? ऐसे कैसे अचानक से आग लग गई? पता नहीं माँ, शायद सिलेंडर लीक होने के कारण आग लग गई, और अब मैं ठीक हूँ माँ। आप चिंता मत कीजिए। चलो अच्छा है, लेकिन प्रेरणा कैसी है? उसे तो कुछ हुआ नहीं ना? नहीं माँ, हम दोनों ठीक है। जतिन ने आकर हम दोनों को बचा लिया, लेकिन उसने सबसे पहले प्रेरणा को बचाया और उसके बाद मुझे बचाया। हाँ तो उसमें क्या हुआ बेटी? उसने चाहे पहले बचाया हो या बाद में, लेकिन जरूरी बात तो ये है कि उसने तुम्हें भी बचाया। वो तुझे वहां आग में जलने के लिए नहीं छोड़ गया। लेकिन फिर भी माँ, जतिन अब मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता है। मैंने उससे बात करने की कई बार कोशिश की, उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे उससे दूर रहने के लिए कह दिया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा माँ कि अब मैं क्या करूं। देख बेटी, अब तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जतिन तेरे पास फिर से पति बनकर नहीं लौटने वाला, क्योंकि उसने प्रेरणा को ही अपनी पत्नी मान लिया है। उससे वो प्यार की आशा रखते रखते थक गया है, जिसके बाद उसे प्रेरणा से प्यार हो गया। और अब अगर तुम दोनों में कोई रिश्ता बन सकता है तो वो केवल दोस्ती का ही बन सकता है। क्या? हाँ बेटा, तुझे भी अच्छी तरह पता है कि तूने कितनी गलतियां की है, और अब उसके बाद भी तू जतिन से ये सारी उम्मीदें कैसे रख सकती है? तुझे इस बात को भूल जाना होगा और अब तुझे नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। शायद आप सही कह रही हो माँ। प्रेरणा और जतिन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अब मैं उन दोनों के बीच में नहीं आऊंगी, बल्कि जो जो गलतियां मैंने की हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश करूंगी। जतिन मेरा पति ना सही,
लेकिन एक दोस्त तो बन ही सकता है ना। हाँ बेटा, मन में कड़वाहट रख के कोई तुझसे कभी खुश नहीं रह पाएगा। और अगर तू मन में केवल प्यार रखेगी तो सब तुझे पसंद करेंगे। धन्यवाद माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। फिर सुमन के जाने के बाद, मुझे माफ कर दो प्रेरणा। क्या? लेकिन क्यों आद्या? तुम मुझसे किस बात की माफी मांग रही हो? क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है प्रेरणा। हाँ, मैंने ही जतिन के खाने में पेट खराब होने की दवाई मिलाई थी और नमक के डब्बे में भी पीसी हुई चीनी मैंने ही डाली थी ताकि खिचड़ी का स्वाद खराब हो जाए और माँ जी से तुम्हें डांट मिले। इसका मतलब हमारा शक सही था, और फिर भी तुमने अच्छी बनने का नाटक किया आद्या। तुमने हमेशा दूसरों को तकलीफ ही दी है और आज इसीलिए तुम इतनी तकलीफ में हो। हाँ प्रेरणा, तुम सही कह रही हो, पर मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है और मैं इस बार कोई चाल नहीं चल रही। भगवान जी की सो, मैं सच्चे दिल से माफी मांग रही हूँ। कोई बात नहीं आद्या, मैं समझ सकती हूँ और तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि तुम सच कह रही हो, और मैं तुम्हें सिर्फ इसी कारण से माफ कर रही हूँ क्योंकि आज तुम्हें उसका पछतावा हो रहा है। शुक्रिया प्रेरणा, और अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्या तुम मुझे खाना बनाना सिखा सकती हो? ठीक है आद्या, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें पूरे मन से सीखना होगा, तब जाकर ही तुम सीख पाओगी। हाँ प्रेरणा, तुम सही कह रही हो। जब मैं यहाँ पर शादी करके आई थी तब मैंने बेईमान सीखने की कोशिश की, इसीलिए कुछ भी ठीक से नहीं बना पाई और ना ही मैंने आगे सीखने की कोशिश भी की। लेकिन अब मैं पूरी तरह जान लगा दूंगी और खाना बनाना सीख ही जाऊंगी। आखिर मेरी टीचर तुम जो ठहरी। ठीक है आद्या। अब इस तरह से आद्या प्रेरणा के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और प्रेरणा भी पूरे मन से आद्या को अब खाना बनाना सिखाने लगती है। तभी वहां पर मालिनी आती है और वो अपनी दोनों बहुओं को साथ में देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या गजब हो गया? आखिर बात क्या है? आज आद्या खाना बना रही है। आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया? माँ जी, मैं अब पिछला पुराना सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं अब प्रेरणा से खाना बनाना सीख रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन प्रेरणा बहू, जरा बच के, हाँ, कहीं इसे खाना बनाना सिखाते सिखाते तो खुद ही खाना बनाना ना भूल जाए। माँ जी, ऐसा मत बोलिए ना। अरे माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। फिर आद्या ये सारी बातें सुमन को बताती है तो उसे भी बहुत खुशी होती है। अब आद्या कोशिश करके पहली बार सूजी का हलवा बनाती है, लेकिन जब वो उसे चखती है तभी, अरे यार, ये हलवा अच्छा तो बना है, लेकिन इसका स्वाद वैसा नहीं है जैसा सब लोग बनाते हैं। देखो आद्या, एक बार में ही तुम इतना अच्छा खाना नहीं बना पाओगी, लेकिन तुम ये सोचने की जगह ये सोचो ना कि तुम्हारे खाना बनाने में पहले से कितना ज्यादा सुधार आया है। हाँ प्रेरणा, ये बात तो तुमने सही कही। पहले मैं हलवा एकदम फीका बनाया करती थी, लेकिन अभी हलवे में थोड़ा स्वाद है और ये हलवा खाने लायक भी है। हाँ आद्या, और तुम्हें पता है प्रेरणा, जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तब मुझे काफी कुछ सीखने मिलता है। तुम वाकई में बहुत ही साफ दिल हो प्रेरणा। शुक्रिया आद्या। आद्या और प्रेरणा को इस तरह से साथ में देखकर मालिनी को भी अब बहुत खुशी मिलती है। मेरी दोनों बहुओं को साथ में इतने प्यार से रहते हुए देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो सही है, वक्त के साथ साथ ये आद्या भी अब सुधरने लगी है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब आद्या एकदम स्वादिष्ट खाना बनाती है। मुबारक हो आद्या, आज तुमने करके दिखाया। धन्यवाद प्रेरणा, लेकिन ये सब केवल तुम्हारे कारण ही हो पाया है,
क्योंकि अगर तुम सारे गिले शिकवे दूर करके मुझे माफ नहीं करती और मुझे सिखाने के लिए राजी नहीं होती, तो ये सब कभी मुमकिन नहीं हो पाता। अरे नहीं आद्या, ये कहो कि अगर तुम अपने आप में अच्छा परिवर्तन नहीं लाती तो ये कभी मुमकिन नहीं हो पाता। ये सब तुम्हारे सोच में बदलाव लाने के कारण ही हो पाया है। फिर एक दिन जब जतिन का प्रमोशन होता है, तभी आद्या उसके लिए ढेर सारे पकवान बनाती है। वाह वाह वाह, शुक्रिया प्रेरणा, तुम सच में दुनिया की सबसे कमाल की शेफ हो। रोज तो तुम खाना अच्छा ही बनाती हो, लेकिन आज का खाना तो उससे भी अच्छा बना है। अरे नहीं जतिन, अगर तुम्हें शुक्रिया कहना ही है तो मुझसे मत कहो, क्योंकि ये सारा खाना मैंने नहीं बनाया है। तो फिर किसने बनाया है? माँ ने? अरे नहीं बेटा, ये खाना मैंने भी नहीं बनाया है, बल्कि इसे तो तेरी पहली बीवी आद्या ने बनाया है। क्या? हाँ जतिन, आज का सारा खाना मैंने बनाया है। हाँ जतिन, आद्या को मैंने बहुत दिनों पहले ही खाना बनाना सिखाना शुरू कर दिया था। इसने मुझसे और माँ जी से कहा था कि हम दोनों तुम्हें यह बात ना बताएं, क्योंकि इसे तुम्हें सीधे अपने हाथ का बना हुआ खाना ही खिलाना था। हाँ बेटा, ये बेचारी आज पूरे 4 घंटों तक खड़ी रही रसोई में और सारा खाना इसने खुद ने ही बनाया है। हम दोनों में से इसने किसी की भी मदद नहीं ली। अरे वाह आद्या, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने अपने आप को कितनी अच्छी तरह से बदल दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ आद्या। शुक्रिया जतिन। और जतिन, माँ जी, मैंने जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां की हैं। प्लीज मुझे उन सब के लिए माफ कर दो, क्योंकि अब मैं अपने दिल में किसी के लिए भी कोई बुरे भाव नहीं रखना चाहती। बस आप लोगों के साथ प्यार से रहना चाहती हूँ। फिर जतिन और मालिनी भी आद्या को माफ कर देती है, जिसके बाद जतिन अब अपनी दोनों बीवियों को बराबर से प्यार करता है और इस तरह पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहने लगता है। आसपास के लोग उन तीनों को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और विराज, मालिनी और सुरेंद्र को कांटेक्ट किया जाता है। दोनों को आईसीयू में देखकर विराज पूरी तरह से टूट जाता है। ये क्या हो गया? दादी, ओह, मेरी जिंदगी के 2 कीमती लोग, उनके साथ ये कैसे हो सकता है? भगवान जी, प्लीज इन तीनों को कुछ मत होने देना। मैं आपसे इनकी जान की भीख मांगता हूँ। कैसे भी करके इन्हें बचा लीजिए। खुशकिस्मती से वो तीनों खतरे से बाहर आ जाते हैं और उन्हें घर पर रेस्ट करने लाया जाता है। दादी, कुहू, आप दोनों ठीक तो हो ना? सच सच बता। हाँ पुत्र, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। हाँ सर जी, बस सर में हल्का सा दर्द है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा है कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो तो है, लेकिन गाड़ी के ब्रेक कैसे फेल हो गए? लखन बता रहा था कि यहाँ पर आने से पहले गाड़ी तो एकदम सही से चल रही थी, फिर यहाँ से जाने के बाद ऐसे कैसे हुआ? लगता है ये किसी ने साजिश की है। क्या? हाँ दादी, और वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मालिनी जी ही है। क्यों मालिनी जी? सही कहा ना मैंने? क्या? आर यू आउट ऑफ योर माइंड विराज? अरे ये कैसे घिनौने इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पर? और मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? झूठ मत बोलिए मालिनी जी। आपने ही गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे, क्योंकि आप कुहू से नफरत करती हो और मैंने आपकी पसंद लड़की यानी एलिना से शादी नहीं की, इसीलिए आप उसका गुस्सा निकाल रही हो। और तो और आप तो दादी से प्यार भी नहीं करती, इसीलिए आपने ये सब किया। क्यों? सही कहा ना मैंने? शट अप विराज, ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जो मन में आए बके जा रहे हो। मालिनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और वो भला कुहू और दादी से नफरत क्यों करेगी? जस्ट बिकॉज तुम्हारी इससे दुश्मनी है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे गलत काम इसी ने किए हैं। ओ प्लीज सुरेंद्र सर,
और गॉड से आप इनकी साइड लेना बंद कीजिए। लेकिन विराज, सच में मैंने गाड़ी के ब्रेक फेल नहीं करवाए। प्लीज मेरा विश्वास करो। नहीं मालिनी जी, ये कांड आपने ही किया है। बस कर विराज, बहुत हो गई बहस। अरे जब वो दोनों कह रहे हैं कि उसने नहीं किया है, तो तू उसे समझ के क्यों नहीं ले रहा? मालिनी बहू घर पर ही थी। मेरे और कुहू के घर से बाहर निकलने के पहले ये पूरे टाइम मेरे नजरों के सामने ही थी। इसने कुछ भी नहीं किया है। ये काम किसी और का ही है, या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने आप ही हो गया हो। नहीं दादी, ये गाड़ी नहीं है और ऐसे में गाड़ी के ब्रेक फेल हो ही नहीं सकते। ये जरूर किसी की साजिश है। फिर रात होने पर कुहू जब सो जाती है, तब विराज उस पर ब्लैंकेट ओढ़ देता है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। इस लड़की से तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी मुझे इसकी कितनी चिंता सता रही थी। जो आदमी कुहू को छोड़कर अपने मीटिंग के लिए जाया करता था, वही आदमी उसका ख्याल रखने के लिए अपनी मीटिंग कैंसिल करके घर पर ही रुकता है। अरे सर जी, आप घर में क्या कर रहे हो? ऑफिस नहीं गए क्या? नहीं कुहू, आज मैं तुम्हारे लिए घर पर ही रुका हूँ। क्या? मेरे लिए? मेरा मतलब तुम्हारे और दादी के लिए, तुम दोनों की देखरेख करने के लिए। अब अगले कुछ दिनों तक मैं घर से ही काम करूंगा और कुछ जरूरी मीटिंग रही तो उसे पोस्टपोन कर दूंगा। फिर विराज कुहू के लिए सूप भी बनाता है। अरे विराज बाबा, आप क्यों इतनी तकलीफ ले रहे हो? मैं बना देता हूँ ना ये सूप। नहीं किशोर भैया, मैं बना देता हूँ। ये सूप पीने पर दादी और कुहू की सेहत अच्छी हो जाएगी। सिर्फ दवाइयाँ ही पूरी तरह से काम नहीं करती, बल्कि घरेलू उपचार भी बहुत काम आते हैं। हाँ विराज बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा। और सत्यानाश हो उसका जिसने ये करामती की। और जिस किसी ने भी गाड़ी का ब्रेक फेल किया है ना, उसे तो मेरा श्राप ही लगेगा। वैसे मैंने पुलिस कंप्लेन भी कर दी है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस कल्प्रिट को तो ढूंढ कर ही रहूंगा। 50% चांसेस है कि ब्रेक अपने आप फेल हो जाए, लेकिन गाड़ी की कंडीशन देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। शायद किसी ने जानबूझकर ही उसके ब्रेक फेल किए हैं। फिर विराज कुहू को सूप देता है और उसे इतना ख्याल रखते हुए देखकर कुहू को बहुत अच्छा लगता है। वैसे सर जी इतने भी बुरे नहीं हैं। अगर वो चाहते ना तो अपनी दादी और मेरे बीच भेदभाव करते, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उल्टा उन्होंने तो मेरा और ज्यादा ख्याल रखा। सच में उन्हें जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। वही जब रोहन को कुहू और दादी के जिंदा होने की खबर लगती है, तभी वो गुस्से से लाल हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा कि ब्रेक फेल होने के बाद उनका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो दोनों मर जाएगी, लेकिन इतना मेजर एक्सीडेंट होने के बाद भी वो दोनों कैसे बच निकली? यह बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपना बदला तो लेकर ही रहूंगा और तब जाकर ही मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। रोहन अब अगली साजिश की योजना में जुट जाता है। वही मालिनी को अब विराज की बातें बहुत खाने लगती है। क्या हुआ मालिनी, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? नहीं सुरेंद्र, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही और मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिर गाड़ी के ब्रेक किसने फेल किए होंगे। अपने आप से तो हो नहीं सकते, क्योंकि लखन ड्राइवर ने कहा था कि यहाँ पर आने से पहले सब कुछ एकदम ठीक था। गाड़ी एकदम ठीक से चल रही थी। हाँ मालिनी, अरे मैं भी उसी बारे में सोच रहा हूँ। पता नहीं ये सब कैसे हुआ है। लेकिन सुरेंद्र, तुम्हें तो विराज के बारे में सब पता है कि वो दिन भर क्या क्या करता है, तो तुम्हें तो पता ही होगा ना कि कहीं उसकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए ये सब किया हो। पता नहीं मालिनी,
वैसे देखा जाए तो उसके ना जाने कितने दुश्मन होंगे, क्योंकि वो हर रोज किसी ना किसी से झगड़ते ही रहता है। लेकिन हाँ, कुछ ही दिन पहले कंपनी में एक एम्प्लॉय को उसने सबके सामने थप्पड़ मारा था और उसे बहुत बेइज्जत किया था, क्योंकि उसने कुहू और उसकी शादी का मजाक उड़ाया था। अच्छा, ऐसी बात है क्या? दिन बीतने लगते हैं और जब अनुप्रिया के ऑपरेशन का दिन आता है, तभी विराज ही सब कुछ मैनेज करता है, क्योंकि कुहू की तबीयत अभी तक खराब ही होती है। फिर ऑपरेशन के बाद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विराज बेटा, तुमने मुझे आज जिंदगी दी है। मैं तुम्हारी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। अरे ऐसे मत बोलिए, आप मेरी माँ जैसी हो, तो एक बेटा अपनी माँ के लिए ये सब नहीं कर सकता क्या? और मैंने जो कुछ भी किया है वो तो बस मेरा फर्ज है। वैसे बेटा, कुहू कहाँ पर है और आज वो यहाँ पर क्यों नहीं आई? आई थी ना, आपका ऑपरेशन जब हो रहा था तब वो यहाँ पर थी, लेकिन आज उसे हल्का सा बुखार है ना, इसीलिए मैंने उसे घर भेज दिया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। तुम कितने अच्छे हो बेटा, भगवान तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। अगर मैंने इन्हें कुहू के एक्सीडेंट के बारे में बता दिया तो ये खामखा टेंशन ले लेगी, और अभी अभी तो इनके दिल का ऑपरेशन हुआ है। समय के साथ साथ विराज और कुहू के बीच का रिश्ता अब गहरा होने लगता है, और ऐसे में उनकी शादी खत्म होने में 1 महीना ही रह जाता है। ऐसे ही एक दिन अचानक से रोहन नौकर का यूनिफॉर्म पहन कर आता है और वो दादी और कुहू के जूस में जहर मिला देता है। मैडम जी, ये जूस आप दोनों के लिए। मुझे सर ने कहा था कि आप दोनों को ये जूस पिलाए, और इससे आप दोनों की भी सेहत बनी रहेगी। अच्छा ठीक है, लाओ इधर। अरे लेकिन तुमको तो इस मेंशन में पहले कभी नहीं देखा। नए हो क्या तुम? और तुमने ये मास्क क्यों लगाया है? हाँ हाँ, मास्क उतारो अपना। अरे नहीं दादी जी, मुझे खांसी जुकाम है ना, इसीलिए मैं अपना ये मास्क नहीं उतार सकता। तभी मालिनी घर के बाहर जहर की बोतल पड़ी हुई देखती है और वो फौरन कुहू और दादी के पास चली जाती है और उन दोनों को जूस पीने से वो रोक लेती है। रुक जाइए आप दोनों, ये जूस मत पीजिए क्योंकि इसमें जहर है। हाँ दादी, ये कोई नया नौकर नहीं है, बल्कि ये तो वही आदमी है जिसने आप दोनों को पहले भी मारने की कोशिश की है। अभी मुझे घर के बाहर जहर की बोतल मिली और मुझे पक्का यकीन है कि वो आदमी यही है। क्या? फिर मालिनी रोहन का मास्क उतारती है और तभी वहां पर विराज और सुरेंद्र भी आते हैं और सबके सामने रोहन का पर्दाफाश होता है। इन सबके पीछे रोहन को देखकर विराज उसे खूब मारता है और उसे जेल की सजा दी जाती है। जिसके बाद, थैंक गॉड मालिनी जी, अगर आज आप दादी और कुहू को सही समय पर नहीं रोकती तो ना जाने क्या हो जाता। मैंने हमेशा आपको गलत ही समझा है, लेकिन आज मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। प्लीज मुझे माफ कीजिए। नहीं बेटा, तुम गलत नहीं थे तो माफी भी मत मांगो, लेकिन इस बात में भी उतनी ही सच्चाई है कि मैं और सुरेंद्र भी कभी गलत नहीं थे। इतने सालों से तुम मुझे सिर्फ नफरत ही करते आए हो, लेकिन तुम्हें सच के बारे में कुछ नहीं पता। विराज बेटा, वो तुम्हारी माँ ही थी जिसने मुझे और सुरेंद्र को मिलवाया था। तुम्हारी माँ को ब्रेन ट्यूमर था और वो अपने लास्ट स्टेज में थी, इसीलिए मरने से पहले उसके पति और उसके परिवार को संभालने की जिम्मेदारी उसने अपनी पक्की सहेली यानी मुझे सौंप दी। इसीलिए जब वह जिंदा थी, मैं इस घर में तभी आ गई थी ताकि मुझे सब कुछ पता चल सके। हाँ बेटा, मालिनी कभी गलत नहीं थी, ना ही कभी मैं था। वो तो मीडिया वालों ने हमें गलत साबित किया था
और तब तो तुम बच्चे थे, इसीलिए तुमने जो भी सुना उसी को तुमने सच्चाई मान ली। हाँ विराज पुत्र, ये दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारी सच्चाई पता चलने के बाद विराज अपनी सारी नफरत भूल जाता है और अपनी सौतेली माँ और पापा के गले लगता है। मुझे माफ कीजिए माँ पापा, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। कोई बात नहीं बेटा। इस तरह से इतने सालों की गलतफहमियां दूर हो जाती है और अब वो समय आ चुका था जब विराज और कुहू अलग होने वाले थे। कल मैं चली जाऊंगी सर जी, क्या आप मेरे बगैर रह पाएंगे? रहना तो पड़ेगा ही ना कुहू, अब हम क्या कर सकते हैं। कल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो हमें चलना ही पड़ेगा। कुहू और विराज का दिल अब काफी भारी हो चुका था। कल कुहू चली जाएगी और मैं फिर से अकेला पड़ जाऊंगा। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है मुझे। उसके जाने का इतना दुख क्यों हो रहा है मुझे। मैं उसे नहीं खो सकता। उसके होने से ही मेरा वजूद है। मुझे उससे प्यार हो चुका है, लेकिन ये बात मैं उसे कैसे बताऊं? कल तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। विराज की ये सारी बातें मालिनी सुन लेती है। वही सुरेंद्र और दादी भी कुहू की सारी बातें सुन लेती है। कल हम दोनों अलग हो जाएंगे। सर जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और इतने वक्त उनके साथ रहकर ना सिर्फ मुझे उनकी आदत हो गई है, बल्कि उनसे प्यार भी हो गया है। लेकिन शायद ये प्रेम कहानी एक तरफा और अधूरी ही रहेगी, क्योंकि वो मुझ जैसी एक गरीब लड़की को कभी नहीं स्वीकारेंगे। सर जी से अलग रहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे तो ये करना ही होगा। फिर दादी, सुरेंद्र और मालिनी जब आपस में मिलते हैं तब वो एक दूसरे को विराज और कुहू के बारे में बताते हैं और काफी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फिर अगले दिन कुहू बैग पैक करके अपने मायके जा रही होती है। मैं अपने मायके जा रही हूँ, 2 दिन बाद लौटूंगी। बाय सर जी। बाय कुहू। रुक जाओ कुहू, कोई कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि हमें तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में सब पता चल गया है और हम तीनों ने तुम दोनों की बातें भी सुन ली है और हमें पता चल गया है कि तुम दोनों के बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है। मतलब? विराज बेटा, कुहू तुमसे बहुत प्यार करती है और कुहू, विराज भी तुमसे बहुत प्यार करता है। क्या? फिर वो लोग कुहू और विराज को कल की हुई सारी बातें बताते हैं। हाँ कुहू, ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हें जाने देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरे लिए भी सर जी, मैं भी आपसे अपनी जान से बढ़कर प्यार करती हूँ। लेकिन एक बात बता पुत्र, अगर तुझे शादी ही करनी थी तो तूने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों की, और वो भी सिर्फ 5 महीने की? हाँ विराज, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो एलिना और उसके पेरेंट्स लालची हैं, लेकिन मुझे अपनी दादी को संभालने के लिए और इस परिवार को बांधे रखने के लिए एक जिम्मेदार और समझदार लड़की चाहिए थी, और एलिना वैसी बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए मैंने लास्ट मिनट पर यह फैसला ले लिया। क्या? हाँ पापा, पर अब कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। ऐसा किसने कहा तुमसे? एक कागज पर लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों के रिश्ते को तय नहीं कर सकता। और क्या हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इससे तुम दोनों के रिश्ते में कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला ना। तुम दोनों वापस शादी कर लो। हाँ बेटा, तुम दोनों की शादी तो अब मैं ही करवाऊंगी, वो भी एकदम धूमधाम से। हाँ बेटा, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब सब कुछ ठीक होने का वक्त आ गया है। लेकिन सर जी, आपको इस शादी से कोई ऐतराज तो नहीं है ना? नहीं कुहू, मुझे भी इस शादी से कोई ऐतराज नहीं। अब जो हो सब तुम ही हो, और प्लीज अब से मुझे विराज कहो।
क्योंकि अब से हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। हाँ विराज, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ, और वो सौदे वाली नहीं, बल्कि जिंदगी भर का साथ देने वाली। और इस तरह से अंत में कुहू और विराज की धूमधाम से शादी होती है और वो दोनों अपने परिवार के साथ हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं।